नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत सरकार के एक निर्णय के बारे में, जो कि जो भी कन्वर्ट्स हिंदू हुए हैं, जैसे कि क्रिश्चियन बन गए या मुसलमान बन गए, उसमें जो एससी और एसटी कास्ट और ट्राइब्स में आते हैं लोग, उनको भी अब कहा जा रहा है कि क्या सरकार को उन्हें भी आरक्षण नहीं देना चाहिए। इसका आधार यह बताया जा रहा है कि ओबीसी जो कन्वर्ट हुए हैं उनको तो आरक्षण कई राज्यों में मिल रहा है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने एक समिति बना दी है और उस कमेटी का काम जो होगा वो 2 साल तक यह इंक्वायर करेगी कि क्या ऐसे दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए और क्या उन लोगों को इससे कोई समस्या है जो पहले से ही आरक्षण के दायरे में आते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग दलित या एससी जो कम्युनिटी है उसी के बारे में। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड जानेंगे कि आखिर ये है क्या और ये आता कहाँ से है। भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था तो केवल 5-10 साल के लिए की गई थी और अंबेडकर ने भी कहा था कि ये अनंत काल तक आप नहीं चला सकते, और मैं उसका चेहरा नहीं बनना चाहता कि अंबेडकर ने ये जो है सुविधा दे दी इन लोगों को, और जो मेरिटोरियस लोगों का एक तरह से अधिकार जो है, उनका जो हक है, वो जो है नॉन मेरिटोरियस लोग जो है वो मारते रहेंगे, कम मेधा वाले लोग जो है ऊंचे पदों पर जाते रहेंगे। और उसके बाद आरक्षण को लेकर तो आप जानते हैं कि हमारे देश में एक दो नहीं तरह तरह की चीज़ें हो गई कि अब प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है कि इसका दायरा और बढ़ाना चाहिए। कई राज्यों में जो 50% की एक सीमा बांधी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको ब्रीच करके 70-75% तक अलग अलग कारणों से जो है इस तरह की चीज़ें, मतलब राज्य सरकारें आरक्षण देती रही हैं। उसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रावधान किया था उसका आधार यह था कि हिंदुओं में जो तथाकथित निचली जातियां हैं उनको वंचित और पिछड़ा रखा गया है एक लंबे समय तक के लिए, इसलिए केवल हिंदू धर्म से आने वाले दलितों को उनको जो है आरक्षण जो है दिया जाए। ये थी अवधारणा। बाद में जो है बौद्ध और सिखों में भी, क्योंकि हिंदू धर्म के ही अंग प्रत्यंग माने जाते हैं, तो उसमें भी आरक्षण को जो है बढ़ा दिया गया और उनको भी उस वृत्त में ले आया गया। उसके बाद क्या होता है कि एक समिति बनाती है यूपीए, उसने एक रंगनाथ मिश्रा करके कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट आई, उन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं, जो कन्वर्ट हुए हैं उनको भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए। अब देखिए कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में इस कारण से जब ये रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक पिटिशन्स आने लगे कि क्यों रिकमेंडेशन जब सरकार की ही बनाई कमेटी ने दी है तो क्यों आखिर हमें भी उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब आरक्षण के मूल भाव में यह था कि जो वंचित और पिछड़ा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कन्वर्ट हो जाने के बाद क्या वह वंचितपन या पिछड़ापन चला जाता है, ये एक प्रश्न है जिस पर जो है मतलब डिबेट्स होते रहे। और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इन दोनों को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि इनका कहना था कि हमारे में जातियां नहीं होती और जातिगत भेदभाव तो हमारे रिलीजन या मजहब में है ही नहीं। इसके बाद क्या होता है कि हमने देखा है पिछले कुछ समय में लगातार ऐसी समाचार भी ऐसे आते रहे हैं जहाँ पर हिंदू नाम वाले लोग जो कन्वर्ट हो चुके हैं, ईसाई बन चुके हैं, वो कई सालों तक आरक्षण का या फिर अनुसूचित जाति जनजाति इन लोगों के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं उनका लाभ ये लोग लगातार लाल कार्ड, पीला कार्ड और बाकी भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ये लोग लेते रहे। इससे क्या होता है कि अभी जो ये चर्चा चल रही है और अभी जो पुश किया जा रहा है कि जो है जो कन्वर्ट हिंदू हैं उनको भी मिलना चाहिए, इससे जो ऑलरेडी जो कास्ट को लेके, जाति को लेके जो दरारें हैं समाज में, जिसको एक्सप्लॉइट करते हैं ये क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए या तबलीगी जमात के लोग हो गए जो कन्वर्जन के बिजनेस में हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा एक तरह से अवसर दे रही है सरकार कि ये इस बिंदु को आगे भी एक्सप्लॉइट कर सकें। दूसरी बात अगर हम देखें, कन्वर्ट्स जो होते हैं वो स्वतः बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू हेटर्स होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि
अब बौद्ध को भी एक हिंदुओं से अलग धर्म बनाया जा रहा है, और दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक तरह या उनके उपस्थिति में जो है 10,000 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा है और वो अम्बेडकरवादी हो गए। अम्बेडकर खुद कितने साल बौद्ध बने रहे ये सबको पता है, और बौद्ध बनने की प्रक्रिया में उन्होंने बुद्धत्व के लिए, या जो भिक्षु होते हैं उनकी एक बहुत ही कठिन तपस्या आप कह सकते हैं, उनकी जो प्रक्रिया होती है काफ़ी कठिन होती है। क्या उन्होंने उसको अपनाया था? नहीं अपनाया था। फिर उनका बाकी लोगों को लेकर क्या विचार है, इस्लाम को लेकर, क्रिश्चियनिटी को लेकर, ये सब आप पढ़ सकते हैं उनके लेखन में। तो ये अम्बेडकरवादी जो है, इनके कन्वर्जन का पहला, जो हिंदुओं को जब ये कन्वर्ट कराते हैं तो पहला तर्क ये रहता है कि वो तो नरक है, और इन्होंने वस्तुतः बोला है कि हिंदू होना नरक में रहना है, ब्राह्मण तुम्हें सता रहे हैं, और ये लोग वस्तुतः ये कस्में खाते हैं कि हम आज से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे, हिंदू के जितने भी देवी देवता हैं हम की पूजा अर्चना नहीं करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हिंदू घृणा तो करते हैं, उसी के आधार पर ही तो इनका कन्वर्जन होता है। और उसके बाद क्या है कि जब आप हिंदू को हेट करने लगते हैं तो आज के संदर्भ में अगर मोदी सरकार को ये लग रहा है कि इससे उनको वोट मिल जाएंगे तो भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप इनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और वो जो है आपका हाथ पकड़ के आपको वोट दे देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू हेटर हैं तो आरएसएस हेटर होंगे, भाजपा हेटर होंगे और मोदी हेटर होंगे। क्योंकि मोदी को और आरएसएस को अभी जितने कन्वर्जन वाले हैं ये सब ऑपरेशन के टूल, माध्यम बताते हैं कि इन्हीं के कारण तुम्हारा ये हाल हो रखा है, और बाय एक्सटेंशन फिर हिंदू देवी देवता ये सब। तो कन्वर्जन का कार्य अब धार्मिक या मजहबी नहीं रह गया है, कन्वर्जन का कार्य अब बहुत ही पॉलिटिकल हो गया और चर्च संचालित है। इस पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब ये लोग जो हैं ये उन योजनाओं का लाभ भी लेना चाहते हैं और हिंदू बने भी इनको नहीं रहना है। तो इसी कारण से ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हमें जो बेनिफिट्स हिंदू होने के मिलते थे वो अब हमें ईसाई या मुस्लिम होने के लिए भी मिले, उसके कारण भी मिले, और हम हिंदू धर्म को सिर्फ त्यागे नहीं, एक सूत्रीय एजेंडा है कि गाली देते रहो हिंदुओं को, उनकी देवी देवताओं को, क्योंकि हिंदू तो कभी सर्तन से जुदा करने की बातें नहीं करता। मतलब सिखों ने जो किया और खालिस्तानियों को जिस तरह से समर्थन है सिखों के एक हिस्से का, उसके बाद भी हिंदू सिखों को नकारता नहीं, अपने से अलग नहीं मानता। हिंदू बौद्ध को अपने से अलग नहीं मानता, भले ही जो ये नव बौद्ध हैं, न्यू बुद्धिस्ट्स, वो सबसे पहले हिंदू को ही गाली देते हैं और वो अपने आप को वो इस्लाम से ज़्यादा करीब बता देंगे, जैसे कई सिख करते हैं। उनके लिए इस्लाम जो है उनके ज़्यादा करीब है। ये आपको कनाडा में दिखेगा, अभी जो लेस्टर में अटैक्स हुए थे उसमें आपको दिखेगा। और इन लोगों का अब ये है कि आरक्षण का लाभ लेकर ये शक्ति के, पावर के उन पदों पर पहुँचे जहाँ से इनको प्रोपगेट करने में इनको बहुत ही आसानी हो, सहजता से अपने जीसस का वर्ड। अब देखिए कि हाल ही में कमल हसन, अब वो कमल हसन है, कमाल हासन है, कमल हुसैन है, वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो अंततः है एक क्रिश्चियन। उसने अभी चोल राजा, जो राजराज चोल हैं, उनके ऊपर एक अभी बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि उसने कहा कि तमिल तो कभी हिंदू थे ही नहीं, हम तो शैवाइट्स हैं, हम वैष्णवाइट्स हैं और हम फलाना है, 2-4 संप्रदायों का नाम लेके। तो वही बात हो गई कि भाई ऑक्सीजन जब तक नाम नहीं पड़ा तब तक तो लोग जीवित ही नहीं थे, वो क्या ले रहे थे। इस तरह के मीम भी चल रहे थे। ऐसे कन्वर्ट लोग जब पावर के पोजीशन में पहुंचते हैं तो उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं कि वो किस तरह से अपने मज़हब के, रिलीजन के डॉक्ट्रिन को जो है प्रमोट करें। हाल ही में एक विदिशा से समाचार हमने आपको दिखाया था जिसमें वहाँ की प्राचार्या जो थी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, मुस्लिम थी, उन्होंने स्कूल में सरस्वती माता की प्रार्थना बंद करवा दी थी। ए मालिक तेरे बंदे हम वहाँ पे चल रहा था स्कूल में, फिर एक मज़ार बनवा दी गई, उसका सीमेंट उमेंट लगाया जा रहा था। तब प्रशासन को पता चला और फिर उन्होंने जो है एक्शन लिया, उसको सस्पेंड किया गया।
उसी तरह ये तो एक दो ऐसे इंस्टेंस हैं जो हमें पता चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। जो भी व्यक्ति, अब मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी हो गया और उसको कहीं फंड एलोकेट करना है, तो वो उन गांव वालों को या जो भी उस योजना का लाभार्थी है उसको इस तरह के प्रलोभन दे सकता है कि तुम्हारे बच्चे का हम यहाँ एडमिशन करवा देंगे, तुमको हम इस योजना का लाभ दे देंगे, तुम्हें घूस नहीं देना पड़ेगा। तमाम तरीके ऐसे होते हैं कन्वर्जन के बाद कि आप अगर पावर के पोजीशन में है तो प्रोपगेशन जो है थोड़ा ईजी और आसान हो जाता है। अब जैसे कि इसी कमेटी की अगर हम बात करें, रंगनाथ मिश्रा कमेटी जो है वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के समय में बना, तो उस कमेटी का रिकमेंडेशन क्या आना था वो हम सबको पता था, और वही आया कि नहीं, जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको भी जो है इसका लाभ मिलना चाहिए। तो जब सबसे टॉप पे ही आपकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड हो, आपके लोग ऐसे हो जो बिके हुए हों, चर्च के हाथों, एनजीओ के नेक्सस के हाथों, या उन्हें अन्य स्रोतों से पैसा आ रहा है इस कार्य के लिए, तो वो इस तरह के कार्यों को निष्पादित करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए, अपने मज़हब का, रिलीजन के प्रचार के लिए, वो इसे योजनाबद्ध तरीके से, और वो सरकारी योजना, हमारे आपके हिंदुओं के पैसे, हमारे टेंपल का पैसा तो जाता ही है, ऐसे पैसों को डाइवर्ट करके आप मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, अल्पसंख्यक मंत्रालय खोल दिया गया, वहाँ पे जो है पता चलेगा कि मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, कब्रगाह बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये होता है कि जब कोई व्यक्ति पावर के पोजीशन में पहुँच जाता है तो वो फिर उसके पास एक टूल हो जाता है कि वो अधिकाधिक लोगों को अपने फेथ में जोड़ने के प्रयास करे और सफल भी हो। अब फिर आता है एक प्रश्न कि क्या इस कमिटी को बनाना एक डिज़ास्ट्रस डिसीजन है। अब देखिए, कई जगहों पर ओबीसी जो है कन्वर्जन के बाद भी पा रहे हैं, उसके बेनिफिट्स पा रहे हैं। अब हर एक राज्य सरकार की अपनी वोटगत जो राजनीति होती है कि वोट बैंक के कारण जो है वो इस तरह की योजनाएं बनाती हैं कि हम इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं। केंद्र में जो है उस तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन राज्य के पास ओवरवेलमिंग अगर मेजॉरिटी है तो, और उसमें विधान परिषद अगर आपके पास ना हो तो आपके पास सिर्फ विधानसभा में पास कर दें, आपके पास बहुमत हो, तो आप इस तरह की योजनाएं ला सकते हैं। जब ओबीसी को मिल रहा है आरक्षण का लाभ, तो वही राज्य या वही सत्ता या वही पार्टी इन लोगों को भी कन्वर्जन के बाद भी लाभ क्यों न दे, जो उसका वोट बैंक बढ़े उनका। अब डीएमके क्यों नहीं देगा, या जो है टीआरएस वाले क्यों नहीं देंगे, या जो है मान लीजिए उद्धव की सरकार जब थी तो वो क्यों नहीं एक्सटेंड करके दूसरे जातियों को, ऐसे लोगों का आरक्षण देता, ताकि उसे लगता कि नहीं हमारा वोट बैंक कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस कारण से आप देखेंगे तो अगर इस समिति का निर्णय उस तरह से आता है, हालांकि 2 साल का है इनका, और 2024 के चुनाव के बाद तक, मतलब अभी से भी 2 साल लें तो सितंबर 2024 जाएगा, तो मई में चुनाव होंगे, तो उसके काफ़ी समय बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। तो हो सकता है कि भाजपा वाले इस चीज़ को भुनाएं चुनाव के दौरान रैलियों में कि हम जो है व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे जगहों पे जाके करें। या हो सकता है यह भी कि मोदी सरकार ने जानबूझकर 1 साल का नहीं दिया है इनको समय, 2 साल का समय दिया है कि इनको इस बात पर विपक्ष जो है घेर ही ना सके रैलियों चुनाव के समय कि तुमने नहीं किया, या विपक्ष अपने मैनिफेस्टो में लिख दे कि हम लोग जो है आपको भी आरक्षण दिलवाएंगे। तो ये दोनों तरह से मास्टर स्ट्रोक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये तो हमें 2 साल के बाद ही पता चलेगा कि ये मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि मोदी जी के कई निर्णयों के बारे में तो हम 6 साल के बाद पता चलता है कि अच्छा उस टाइम जो लिया गया था वो एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इस कमेटी को बनाना ही एक तरह से एनजीओ और चर्च के नेक्सस के हाथों में खेलने जैसा है, क्योंकि आपने एक तरह से यह कह दिया, जहाँ पे आपको वस्तुतः सीधा स्टैंड लेना चाहिए था, कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं हिंदू को और कह रहे हैं कि स्टेटस में या उनको जो है पीड़ा नहीं पहुंचाई जाती, जातिगत भेदभाव नहीं है, और वही अगर आपके आरक्षण का संवैधानिक आधार रहा है, क्योंकि आपने तब जो कह दिया संविधान में, जब ये अवधारणा आई तब यह कहा गया था कि जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, वो निचली ही जाति के हैं। तो आरक्षण जो आर्थिक आधार पर या
सामाजिक आधार पर देना था, उसको आपने उसका पर्याय बना दिया जातिगत आधार पे, क्योंकि उस वक्त दोनों चीज़ें एक समान थी। तो अब यही जो है यहाँ पर जब एनजीओ और चर्च वाले जो बोल रहे हैं कि कन्वर्जन के लिए जब ल्योर करते हैं लोगों को कि नहीं तुम्हें वहाँ सताया जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम हमारे साथ एक ही चर्च में जा सकते हो, ये नहीं बताते हैं कि चर्च के कितने डिनोमिनेशन हैं, एक डिनोमिनेशन वाला दूसरे में जाता है कि नहीं, ये नहीं बताते हैं कि अर्जल क्या होता है, अलाफ क्या होता है, अशरफ क्या होता है, पसमानदा क्या होता है मुसलमानों में, ये सब नहीं बताया जाता। तो उनका जो है कि किसी तरह अपने लोगों को भी खुल्लम खुल्ला लाभ मिले, अभी तक क्या है छुप छुप के ये लाभ तो ले रहे हैं, नाम हिंदू वाला रख रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको धर्म का प्रमाण पत्र देना पड़े, जाति प्रमाण पत्र तो आप बनवा ही लेंगे। और जहाँ गांव के गांव कन्वर्ट हो रहे हैं, या कई लोग क्रिप्टो कन्वर्ट्स हैं जो पता ही नहीं है किसी को कि वो कन्वर्ट हैं कि नहीं, तो वो तो लाभ लेते ही रहेंगे अपने हिंदू होने का, अपने निचली जाति से होने का। इससे जो सबसे बड़ी दुर्घटना होने वाली है आने वाले समय में, अगर ये निर्णय आ जाता है कि नहीं भाई हम इनको इंक्लूड करेंगे, वो सबसे बड़ा डिजास्टर ये होगा कि अभी तक जो चीज़ एक तरह से दलितों को या ऐसी लोग जो हैं अनुसूचित जाति के लोग, उनके लिए एक डिटरेंट का काम कर रही थी कि भाई अगर हम कन्वर्ट होते हैं और सरकार को पता चल जाता है तो हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो उस कारण लोग कन्वर्ट कम होते थे। अब क्या है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो तो आपने फ्री हैंड दे दिया कि भाई तुम हिंदू धर्म छोड़कर चले जाओ, तुम्हें फिर भी आरक्षण का लाभ देंगे। और क्लेम कौन करेगा इसका क्रेडिट? यही एनजीओ, यही चर्च वाले करेंगे कि देखो हमने प्रेशर बना के तुम्हारे लिए करवाया और हम आगे और भी 50% की जगह हम 70% करवा देंगे। हम कह देंगे कि भाई देश में अगर 85% लोग दलित हैं, ओबीसी हैं, तो 85% जॉब भी जो है दलित और ओबीसी को मिलना चाहिए। समानुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे नौकरियों में भी, फिर हम बोलेंगे उनसे मनवाएंगे कि हमें आरक्षण जो है पदोन्नति में भी मिलनी चाहिए, प्रमोशन में भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से इस चीज़ को ये लोग बेचेंगे। अब आप देखिए कि इसी सरकार ने, मतलब जब हम देखते हैं लोग तो कहेंगे कि ठीक है अभी तो कमेटी बनी है और देखिए सितंबर 2024 में जाके वो रिपोर्ट देगी, तो आप अभी से क्यों हाइपर हो रहे हैं कि सरकार ऐसा ही करेगी। सरकार से मेरा प्रश्न यह है कि क्या कन्वर्जन अपने आप में, फोर्स्ड कन्वर्जन या धोखे से कन्वर्जन, वो अपने आप में एक समस्या नहीं है? इसको स्टडी करने के लिए कितने कमीशन बनाए भाजपा सरकार ने? क्या भाजपा सरकार यह रियलाइज़ नहीं करती है कि बिहार के गांव में, उत्तराखंड के गांव में, झारखंड में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कहाँ कन्वर्जन नहीं हो रहा है हिंदुओं का और आदिवासियों का? आदिवासियों को क्राइस्ट कौन दिखा रहा है, कौन बता रहा है? तो क्या वो एक तरह से अवैध मतांतरण नहीं है? तो इस पर आपने कौन सी कमेटी बनाई? इस पर क्या आपने उन लोगों का पक्ष जानने की कोशिश की? तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इस तरह के कमेटी नहीं बनाती है तो फिर उसको इसमें घुसने की क्या आवश्यकता थी? वो तो स्पष्ट तौर पर कह सकते थे कि संविधान में इतनी ही दी गई है, नहीं तो आपको जो है अमेंडमेंट करना होगा, और हम अमेंड नहीं करना चाहते क्योंकि आपको, चाहे मोदी सरकार हो या भाजपा हो, आपको इसके लिए हिंदुओं ने नहीं चुना था कि आप मतांतरण के लिए रास्ते बनाएं। क्योंकि आप कमेटी अगर फॉर्म कर रहे हैं तो आप एक तरह से सहमति दे रहे हैं कि हम इस समस्या को देख रहे हैं, आप संज्ञान ले रहे हैं उसका। आप लव जिहाद का संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, आपने उस पर कोई कमेटी नहीं बनाई। आप फोर्स्ड कन्वर्जन का संज्ञान ले, आप जाके देखिए सिखों का कितना अधिक मतांतरण हो रहा है। जालंधर में, लुधियाना में, मतलब हज़ारों और लाखों की संख्या में क्रिश्चियन जो है ईसाई बन रहे हैं। इस पर कोई कमेटी जो है नहीं बनती है। जब आप इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, उसका संज्ञान लेने लगते हैं, हामी भरने लगते हैं, तो वो जो है एक तरह से आने वाले भविष्य की ओर इशारा करता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आरक्षण तो एक कोड है ही इस राष्ट्र में, और आरक्षण पे मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर भी लोग कहते रहते हैं कि आप आरक्षण पे, आपके क्या विचार? आरक्षण पे मेरे स्पष्ट विचार हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम
ऐसे ग्रुप्स का, ऐसे समूहों का, ऐसे समाजों का, ऐसे समुदायों का सारा डेटा हमारे पास है कि वो कितना खर्च करते हैं, उनके पास कितना पैसा है, उनकी सामाजिक स्थिति में कितना उत्थान हुआ है। ये सब हम कर सकते हैं, हम इन सब के आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। तो आरक्षण को आप आर्थिक आधार पे सबसे पहले कीजिए। कास्ट, डू अवे विथ कास्ट। हर बार तो ये मोहन भागवत भी बोल रहे हैं कि भाई हमें जाति वर्ण से ऊपर उठना चाहिए। भले मतलब उनके लिए ये उन्होंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो तो डीएनए भी सेम बताते हैं। उनके लिए कन्हैयालाल की जो हत्या थी वो भी जो है वो एक मजहबी मानसिकता से नहीं, कुछ लोगों ने की थी, तो वही बेसिकली भटके हुए मुसलमान वाला लॉजिक ये लोग देते हैं, तो उनको तो अब मैं सीरियसली लेता नहीं। तो इस तरह से जो भी कार्य हो रहे हैं, जो जाति से हमेशा हर चुनाव में कहा जाता है कि जाति के आधार पे वोट नहीं देना चाहिए, फलाना ढिमका, सब करना चाहते तो हटाओ ना, आर्थिक आधार पे करो। तुम पीड़ित का अंत्योदय मोदी जी करना चाहते हैं ना, जो अंतिम व्यक्ति जो है सीढ़ी पे खड़ा है सबसे नीचे, उसका उदय कराना चाहते हैं आप, तो उसमें जाति कहाँ से आता है? तो आप सबसे पहले तो डू अवे विथ कास्ट, आप उसको हटा दीजिए, आप आर्थिक रूप से आरक्षण के लिए, और वो धीरे धीरे कीजिए। आपने EWS जैसे लाया 10%, तो उसी तरह ये भी होना चाहिए। दूसरा कि एक परिवार में अगर किसी को आरक्षण का लाभ एक पीढ़ी में मिल चुका है तो उसके बच्चों को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। शिक्षा आप कंप्लीटली फ्री कर दें। सरकारी जितने भी संस्थान हैं, आप MBA IIT सब में कर दो, जिसमें पैसे लगते हैं सब में कर दो। 12th तक आप फ्री कर दो शिक्षा। उसके बाद जब वो बैठे IIT के लिए तो उसमें उसका नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वालिफाई कर रहा है तो फिर उसकी शिक्षा आप फ्री कर दो, क्योंकि वो उतना पे नहीं कर सकता। शिक्षा फ्री कर दो ना आप नौकरी में आरक्षण कैसे दे सकते हो? आप बेसिकली फिर वही ब्रेन ड्रेन की समस्या होती है कि लोग क्यों नहीं छोड़ के जाएंगे। और आजकल हमेशा यह विवाद होता है, डिबेट होता है, चर्चा होती है कि भाई आखिर सवर्ण लोग कहाँ जाएं, हमने कौन सा पाप कर दिया है? कहने को कि ठीक है कि लैंड होल्डिंग आपका ज़्यादा था, आप ज़मींदार थे। लैंड होल्डिंग जिसका 100 बीघा भी होगा तो 3 जनरेशन के बाद वो 16 टुकड़ों में बट जाता है, वो 6 बीघे और 3 बीघे और 1 बीघे पे आ जाता है। तो उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति जो है ख़राब होती गई, बदतर होती गई, उनको कौन कंसिडर करेगा? मैं तो जिस गांव से आता हूँ, ब्राह्मण तो सबसे दरिद्र है। हमारी जितनी कहानियाँ होती है आप उठा के ले लो। एक दरिद्र ब्राह्मण था, कभी सुना है आपने कि एक बहुत ही वैभवशाली ऐश्वर्य वाला ब्राह्मण था? कभी नहीं हम सुनते। ये सारी ये वामपंथियों की लॉबी ने इस तरह के जो है प्रोपोगेट किए हैं व्यूज़, तो उसको जो है हम जो है एक डीमन की तरह, राक्षस की तरह ब्राह्मण को दिखाते हैं। मेरे अपने गांव में इतने भूमिहार ब्राह्मण हैं जिनके पास मतलब खाने के पैसे नहीं, उधार लेकर उनका काम चल रहा है। वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? और वहीं मेरे ही गांव में कितने दलित हैं, कितने SC हैं, उन सब का अपना पक्का का मकान है, उनको फ्री में जो है राशन मिल रहा है, उनको फ्री के तमाम 32 तरह की योजनाएं उनके लिए चलती हैं, उनका पेट भी भरा हुआ है, उनको जो है बाकी शिक्षा में भी मिल रहा है आरक्षण, नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा। तो मैं आरक्षण के उस तरह से खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण जो है मेरिट बेस्ड होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए कि आप फ्री कर दो, शिक्षा फ्री कर दो, सबको एक पेडेस्टल पे लाओ। आप इसको अफर्मेटिव एक्शन जैसे उधर अफ्रीकन लोगों के साथ अमेरिका में हुआ था कि उनका जो ज़मीर था, उनकी जो आत्मा थी, उनका आत्मविश्वास जो स्वयं के टैलेंट को लेकर था, वह यह था कि हमें भी उसी स्कूल में उसी शिक्षक से पढ़ाई करने दो और हम साबित करेंगे कि हम उनसे बेहतर भी हो सकते हैं। तो भारत में भी यही होना चाहिए। आप दलितों को बोलो कि आप में क्या कमी है भाई, आप भी सवर्णों से बेहतर हो सकते हैं। आप उन वही शिक्षा, मतलब ये तो एक तरह से यह स्वीकारना हो गया ना कि हमारे पास उनसे कम दिमाग है, हम तो पढ़ ही नहीं सकते, मतलब सेम टीचर दे दो, सेम संसाधन दे दो, फिर भी हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा दिमाग कम है। आप एक तरह से इसी तरह की बातें स्वीकार रहे हैं। तब आप पर जो लांछन लगते हैं, जो आपका उपहास किया जाता है, जो IIT हो गया या एम्स हो गया, ऐसी संस्थाओं में जब हम सुनते हैं कि उनको बाबा कहकर और तमाम जो है अपशब्द कहे जाते हैं,
तो फिर तो ये तो आप इनवाइट कर रहे हैं अपने ऊपर। इस तरह की चीज़ें, एक तो ऐसी जगहों पे भेदभाव होना नहीं चाहिए। फिर भी जो व्यक्ति मतलब आपसे दुगना नंबर लाकर फिर भी नहीं ले पाता है एडमिशन, तो उसके साथी या उसका दुख समझने वाले फिर तो आपको उसी तरह से कहेंगे। तो आपके लिए तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप साबित करो अपने आप को। आप बोलो कि हमको नहीं चाहिए, हमको पैसे दो, मेरी फ़ीस खाली सरकार भर दे। और सरकार को भरना चाहिए उनकी फ़ीस, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। फ़ीस मेरी भर दो और मैं दिखाऊंगा कि मैं मैथ्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, जो भी है सारे सब्जेक्ट में सवर्णों के साथ हूँ, उनसे बेहतर हूँ। मेरा यह विचार है आरक्षण को लेकर। इसमें अब कमेटी क्या निर्णय देगी ये तो भविष्य की चीज़ है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये चर्च का, एनजीओ का, इन सब का नेक्सस है। और ये चाहते हैं कि कन्वर्जन का धंधा, उसमें एक रुकावट जो आती है कि लोग कहते हैं कि हम आरक्षण लूज़ कर जाएंगे, उसको एक तरह से लेजिटमेसी देने के लिए, और उसको कि नहीं अब तो तुम्हें आरक्षण भी मिलेगा, तुम ईसाई बन जाओ और आरक्षण का भी लाभ लो। तो इस कारण से मुझे इसमें समस्या दिख रही। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।